नमस्कार बच्चों, मैं किरण शर्मा आपकी हिंदी अध्यापिका आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कनक हिंदी व्याकरण से पाठ 2 वर्ण विचार और उच्चारण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला किसे कहते हैं और स्वर वर्ण के विषय में पढ़ा था। अब आप व्यंजन वर्ण के विषय में पढ़ेंगे कि व्यंजन वर्ण किसे कहा जाता है और इसके उच्चारण स्थान क्या होते हैं। बच्चों, व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख में रुककर बाहर आती है। आपने स्वर वर्ण के विषय में पढ़ा था, तो स्वर वर्ण क्या होते हैं कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट मुख से बाहर निकलती है, यानी कि स्वतंत्र रूप से निकलती है। लेकिन व्यंजन वर्ण के विषय में क्या कहा जा रहा है कि व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी कि बिना स्वरों की सहायता के व्यंजन वर्णों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। इसके 3 भेद बताए गए हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के विषय में पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन किसे कहा जाता है। बच्चों, स्पर्श का अर्थ होता है छूना। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी स्थान को स्पर्श करती है, जैसे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो वायु है, कंठ, तालु, मूर्धा या होठों का स्पर्श करके बाहर आती है, या फिर ये कह सकते हैं कि जीभ मुख की किसी भी स्थान को स्पर्श करती है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। बच्चों, वर्ग का नाम अपने वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। यहाँ पर कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये सभी वर्णों का वर्ग का जो नाम रखा गया है वो अपने वर्ण के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि कवर्ग का नाम क के आधार पर रखा गया है और इसका उच्चारण स्थान कंठ बताया गया है। चवर्ग, च के यानी कि अपने वर्ग के पहले वर्ण च के आधार पर चवर्ग रखा गया है और इसका उच्चारण स्थान तालु बताया गया है। टवर्ग, टा के आधार पर टवर्ग रखा गया और इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। का तवर्ग का उच्चारण स्थान दंत है, यानी त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण स्थान दंत है। पवर्ग, प, फ, ब, ह, म, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ये भी पवर्ग, अपने पहले वर्ण के आधार पर इसका नाम पवर्ग रखा गया है, इस वर्ग का नाम। तो ये बच्चों स्पर्श व्यंजन है। दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है बीच में स्थित होना। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच का सा होता है ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, या फिर आप इसका तात्पर्य आप ऐसे भी ले सकते हो कि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती और हवा मुख में बहुत कम समय के लिए रुकती है। तो ये जो व्यंजन होते हैं य, र, ल, व, बच्चों आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है। अब ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय हवा मुख में रगड़ खाकर ऊष्मा गर्मी उत्पन्न करती हुई तीव्र गति से बाहर निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय बच्चों हवा मुख से टकराकर गर्मी ऊष्मा पैदा करती है,
जैसे कि हम वर्ण बोलते हैं श, स, सा, हा। ये वर्ण ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि हवा मुख से टकराकर गर्मी ऊष्मा पैदा कर रही है इनके उच्चारण में। अब संयुक्त व्यंजन। बच्चों, संयुक्त व्यंजन एक से अधिक व्यंजनों के मेल से जो नया व्यंजन बनता है। यानी कि आपने देखा यहाँ दिया है क और श, क और श, ये दोनों व्यंजन हैं और इन दोनों के मेल से एक नया व्यंजन क्ष बनता है। जैसे इसके शब्द बनते हैं रक्षा, भिक्षा, कक्षा, क्षत्रिय। इससे हम बहुत और भी शब्द बना सकते हैं। त और र को मिलाकर दूसरा त्र बना है। ज, ञ, इनको मिलाकर ज्ञ बना है। श, र, इन दोनों को मिलाकर श्र बना है, जिससे शब्द बना है श्रवण, श्रेय, विश्राम, परिश्रम। तो ये बच्चों संयुक्त व्यंजन है, जो दो व्यंजनों को मिलाकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब है द्वित्व व्यंजन। एक ही व्यंजन जब स्वर रहित, बिना स्वर के और स्वर सहित, स्वर के साथ रूप में मिलते हैं। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जब कोई व्यंजन दो बार एक साथ प्रयोग किया जाता है, यानी यहाँ पर आपने दोनों एक जैसे व्यंजन देखे हैं, च और च। यानी पहले च में ये जो पहला च दे रखा है, इसके नीचे ये डैश दे रखा है, इसका तात्पर्य है बच्चों कि इसमें स्वर नहीं है। और दूसरा च, इसमें कोई डैश नहीं है, इसका अर्थ है कि इसमें स्वर मिला हुआ है। तब जब ये दोनों व्यंजन एक साथ आते हैं तब हम इनको द्वित्व व्यंजन कहते हैं। देखिए बच्चों, और इससे द्वित्व व्यंजनों को मिलाकर च, इन दोनों का एक साथ प्रयोग हुआ है, लेकिन एक स्वर रहित है और एक स्वर के साथ है, तो इन्हें इस तरह से लिखा जाएगा च, आधा च और पूरा च। और इससे शब्द बना है बच्चा, सच्चा, कच्चा। इसी तरह से अन्य वर्ण भी दे रखे हैं और इनसे बने हुए शब्द भी यहाँ दिए गए हैं। आपको इन्हें अच्छे से पढ़ना है और इन्हें समझना है कि ये किस तरह से द्वितीय व्यंजन एक साथ, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो किस तरह से शब्द बनते हैं। जैसे यहाँ पर धक्का, धक्का, मक्का, माफ़ कीजिएगा, छक्का, धक्का, मक्का। तो यहाँ द्वित्व व्यंजन दिए गए हैं। अब है संयुक्ताक्षर। कि संयुक्ताक्षर किसे कहा जाता है? एक स्वर रहित व्यंजन का जब किसी दूसरे व्यंजन से मेल होता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। देखिए बच्चों, जिस तरह से द स्वर रहित है और या व्यंजन स्वर के साथ है, तो इनको मिलाकर द्य लिखा गया है, ये संयुक्ताक्षर कही जाती है और इनसे शब्द बनता है विद्या, गद्य, द्वार, विद्वान, द और वा को मिलाकर द्व, क और ता को मिलाकर कुत, रक, मुक्त। इसी तरह से यहाँ पर द और धा, ध, व्रत, प्रसिद्ध, ता, या, त्य, सत्य, कृत्य। यहाँ अन्य वर्ण भी दे रखे हैं और इनसे बने हुए शब्द भी यहाँ दिए गए हैं। इनको बच्चों अच्छे से पढ़ना है। आप वर्णों के उच्चारण स्थान। बच्चों यहाँ पर उच्चारण स्थान दे रखे हैं कि किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से किया जाता है। जैसे कि यहाँ कंठ से बोले जाने वाले आ, क, ख, ग, घ, ङ, अंघ, कंठय, ये कंठय कहलाते हैं। इन वर्णों को कंठय कहते हैं। तालु, यहाँ सभी वर्ण दिए गए हैं और इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और इनको उच्चारण करते हुए आप
जब इनको बार बार आप उच्चारण करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है। तो ये बच्चों आपके व्यंजन हैं। हमने वर्ण के विषय में पढ़ा, वर्णमाला पढ़ा। वर्णमाला किसे कहते हैं, स्वर वर्ण के विषय में, और व्यंजन वर्ण के विषय में भी पढ़ा। अब हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।